स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी कि कुदरत के अंदर मौजूद बेसिक कुव्वतें कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, इंसान की हमेशा कोशिश रही है कि वो कुदरत को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से जाने। इसी तरह से इंसान की सोच में ये ख्याल भी आता था कि इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर, यानी कि जो बिल्डिंग्स जब वो बनाता है, या फिर इतने बड़े बड़े जहाज जब वो बनाता है, तो वो भी किसी न किसी ज़र्रे से मिलके बनते हैं, यानी कि ज़र्रे से ज़र्रा मिलता है और यूं इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आते हैं। तो उसे ख्याल आता था कि यकीनन कोई ना कोई बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल है जिससे ये चीज़ स्टार्ट होती है। तो उसे ये जस्तजू होती थी कि वो बेसिक पार्टिकल्स क्या हैं, या वो चीज़ें क्या हैं जिनसे ये मिलके बनती हैं। फिर इसी के साथ एक और ख्याल ये भी आता था कि जहाँ ये पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो वहाँ कोई ना कोई कुव्वत तो मौजूद होगी जो इनको आपस में जोड़ के रखती है। इसी तरह से स्टूडेंट, ज़िंदगी के और भी बहुत से पहलू होते हैं जहाँ पे इंसान की सोच जाती है कि मिसाल के तौर पे जब सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही होती है, तो पहियों की रगड़ से, यानी कि जब पहिए रगड़ खाते हैं उस सड़क के ऊपर, तो गाड़ी की स्पीड स्लो होती है। तो वो स्लो क्यों होती है? बात को इंसान ने आहिस्ता उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम दिया, यानी कि जैसे एक दीवार होती है ईंटों से बनी हुई, तो हम इन ईंटों को कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उस दीवार के, यानी कि एक ईंट से दूसरी ईंट मिल के जब आगे से आगे हम इस प्रोसेस को बढ़ाते जाते हैं, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी दीवार बनती है। तो यानी कि इस पूरी दीवार का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या हुआ? वो हुई एक ईंट। तो सुनो, जो बेसिक पार्टिकल्स हैं नेचर में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जबकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कुदरत के अंदर मौजूद वो बुनियादी कुव्वतें कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 5 फोर्सेस लिखी हैं, जिनमें से एक फोर्स कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी फोर्स कहलाती है मैग्नेटिक फोर्स, तीसरी कहलाती है इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्थ फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और पांचवी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो समझ, ये 5 जो फोर्सेस हैं, ये 5 जो कुव्वतें हैं, ये बुनियादी कुव्वतें हैं जो कि कुदरत में मुख्तलिफ कामों का बायस बनती हैं। तो सुन, सब इस तरह कहते हैं कि डिटेल में देखते हैं कि इन सब फोर्सेस से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मुराद है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सुन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किसी भी चीज़ के मैस की वजह से होती है, यानी कि ये एक एट्रैक्टिव फोर्स है जो कि किसी चीज़ के मैस की वजह से होती है। मिसाल के तौर पे जो ज़मीन है वो हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, यानी कि वो अपने मैस की वजह से हम पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है कि हम इस ज़मीन के ऊपर रहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इंसान खड़े हुए हैं, उनको एक अट्रैक्टिव फोर्स अपनी तरफ लग रही है, ज़मीन की तरफ लग रही है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे खड़े हुए हैं। इसी तरह से सूरज जो अर्थ के इर्द गिर्द, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में यहाँ पे अर्थ शो की गई है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो अर्थ के इर्द गिर्द मून रिवॉल्व करता है, वो भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिवॉल्व करता है, और जो सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वो भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि जो सूरज है, सूरज अपनी तरफ इन प्लैनेट्स को पुल करता है, यानी कि एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से जो सारे प्लैनेट्स हैं वो इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और इसी तरह से जो मून है, यानी कि चांद है, वो भी इसी वजह से रिवॉल्व करता है अर्थ के इर्द गिर्द, क्योंकि उस पे एक अट्रैक्टिव पुल की फोर्स लग रही होती है अर्थ की जानिब। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दूसरी फोर्स है वो हमने देखी थी कि सेकंड फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स, ये ऐसी फोर्स होती है जो कि ऐसे मटेरियल्स लगाते हैं जो कि मैग्नेटिक कहलाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेटिक होते हैं वो दूसरे मटेरियल्स, मिसाल के तौर पे मेटल्स को अपनी जानिब खींचते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैग्नेट ड्रॉ हुआ हुआ है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है आयरन से बनी हुई नेल्स को। तो स्टूडेंट्स, ये कहलाती है मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद जो थर्ड फोर्स है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी पे मौजूद चार्ज की वजह से होती है, यानी कि चार्ज की
वजह से होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी बॉडीज मौजूद हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है किसी बॉडी पे, तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से जो पॉजिटिव चार्ज की बॉडी होती है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स, हम जैसे कि पहले पढ़ते आए हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रिपेल की फोर्स लगाते हैं। और इसी तरह से जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जब एक दूसरे के करीब लाए जाएं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो फोर्सेस, ये चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, इस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये इनके चार्जेस की वजह से लगती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो फोर्थ टाइप आ जाती है फोर्सेस में, वो हमारे पास आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव कहलाते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करते हैं और वो फिर स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टेबल एलिमेंट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कन्वर्ट होते हैं स्टेबल एलिमेंट्स में, यानी कि वो ब्रेक होते हैं, तो इस प्रोसेस का रिस्पॉन्सिबल होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये ब्रेक हो पाते हैं दूसरे एलिमेंट्स में। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्री न्यूट्रॉन जो है वो डिके कर रहा है प्रोटॉन में। ठीक है, तो जैसा कि जो न्यूट्रॉन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल्स में लिखा हुआ है ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं क्वार्क्स की, यानी कि जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं ये क्वार्क्स से मिलके बनते हैं, क्वार्क्स पार्टिकल्स होते हैं और उनसे मिलके बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है ये एक क्वार्क की टाइप है, यानी कि ये क्वार्क कहलाता है डाउन क्वार्क। तो जब न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन में कन्वर्ट होना है तो ये जो डाउन क्वार्क है ये चेंज होगा, कन्वर्ट होगा एक अप क्वार्क में, जो यहाँ पे आप यू की फॉर्म में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो साथ ही एक W माइनस बोजॉन भी एमिट आउट होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो W माइनस लिखा हुआ है ये एक बोजॉन है, यानी कि ये एक वीक न्यूक्लियर फोर्स पार्टिकल है। और इसके थ्रू हमें ये पता चला कि न्यूट्रॉन ने जब कन्वर्ट होना है प्रोटॉन में, ठीक है, तो साथ ही यहाँ पे किस फोर्स का किरदार अदा हो रहा है, यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स अपना किरदार अदा कर रही है। यानी कि अगर यहाँ पे W माइनस बोजॉन एमिट आउट नहीं होगा तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट नहीं होगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो जो इसके अलावा एनर्जी और मास है वो कन्वर्ट हो रहा है आगे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको सिर्फ एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स अपना किरदार अदा कर रही है। जबकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स मैंने अभी आपको बताएं ये डिटेल से हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइप आ जाती है इन फोर्सेस में वो कहलाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को जोड़ के रखती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसी न्यूक्लियर फोर्स है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के मुकाबले में आके न्यूक्लियस को जोड़े रखना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, चूंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि न्यूक्लियस एक ऐसा हिस्सा होता है एटम के अंदर जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, चूंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता लेकिन प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जैसे कि हमने देखा कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो इन प्रोटॉन्स के अंदर भी रिपल्जन होती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन इनके दरमियान में होती है। तो इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो वहाँ पे अपना किरदार अदा करती है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो न्यूक्लियस है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो बेसिक फोर्सेस हैं नेचर के अंदर वो कौन सी हैं, वो हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी में फैराडे और मैक्सवेल ने कंबाइन किया इनमें से दो फोर्सेस को, जो कि हैं मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फैराडे और मैक्सवेल ने ये डिस्कवर किया, ठीक है, मैक्सवेल और
फैराडे ने यह डिस्कवर किया कि एक कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो पास कर रही हैं एक सरफेस में से, उनको जब चेंज किया जाता है तो उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इन्होंने उस फोर्स को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, उसे नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हैं ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो मेन फोर्सेस आ गई वो हमारे पास फिर चार आ गई, जिनमें से एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्टूडेंट्स, पहले तो पिछले लेक्चर में हमने इनको अलग अलग डिस्कस किया था। अब इनका हम कंपैरिजन देखेंगे कि ये फोर्सेस एक दूसरे के लिहाज से कौन सी लॉन्ग रेंज फोर्स है, कौन सी शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसी तरह से इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, लॉन्ग रेंज को मैं यहाँ पे LRF से लिख रही हूँ कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। और स्टूडेंट्स, इसी फोर्स की वजह से हम ज़मीन पे रह पाते हैं, इसी तरह से जो समंदर हैं वो ज़मीन पे मौजूद हैं, या फिर जो प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं सूरज के इर्द गिर्द, या फिर जो मून रिवॉल्व करता है अर्थ के इर्द गिर्द, वो भी इसी फोर्स की वजह से है। तो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि ये काफ़ी रेंज तक, काफ़ी फासले तक अपना असर रखती है। और स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसी की वजह से जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, दरख्त हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो एक बाइंड होके रहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये और बहुत सी फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से फ्रिक्शन, कोहेजन, एडिशन, इस तरह की फोर्सेस सामने आती हैं हमारे। जबकि स्टूडेंट्स, इसके मुकाबले में जो थर्ड फोर्स है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी कि बहुत कम रेंज होती है इसकी, बहुत कम फासले पे ये अपना असर रखती है। और इस फोर्स की वजह से जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर वो बाइंड रहता है, यानी कि ये फोर्स न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं होने देती। हालांकि उसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन के मुकाबले में उस न्यूक्लियस को जोड़ के रखती है। तो इसमें जो फोर्थ हमारे पास फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, यानी कि ये भी एक छोटे फासले पे अपना काम करती है। और सुनो, जब एलिमेंट्स डिके होते हैं, ये ब्रेक होते हैं, तो ये फोर्स वहाँ पे अपना किरदार अदा करती है। लेकिन ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स के मुकाबले में बहुत वीक होती है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो कंबाइन की गई थी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को मिला के। इसी तरह से 1979 में इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ मिलाया गया, कंबाइन किया गया वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिसको मैं यहाँ पे EM से शो कर रही हूँ, उसके साथ कंबाइन किया गया वीक फोर्सेस को, और इनकी वजह से जो फोर्स सामने आई उसे कहा गया इलेक्ट्रोवीक फोर्स। और स्टूडेंट्स, इस फोर्स को डिस्कवर करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था ग्लेशियो, वेइनबर्ग और अब्दुल सलाम को 1979 में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मजीद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ जब वीक न्यूक्लियर फोर्स कंबाइन की गई, तो इसके बाद हमारे पास दो फोर्सेस बचती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इस इलेक्ट्रोवीक फोर्स को जब कंबाइन किया जाए तो उसकी वजह से एक और फोर्स वजूद में आएगी जो कि कहलाई जाएगी ग्रैंड यूनिफाइड इलेक्ट्रोवीक फोर्स। ठीक है, वो कहलाई जाएगी ग्रैंड यूनिफाइड इलेक्ट्रोवीक फोर्स। और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके बाद जो एक फोर्स रह जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको भी कंबाइन किया जाएगा उस ग्रैंड यूनिफाइड इलेक्ट्रोवीक फोर्स के साथ, और उसके बाद जो थ्योरी वजूद में आएगी वो कहलाएगी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी कि उसके अंदर सारी की सारी जो फोर्सेस हैं उनको कंबाइन कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो अभी हो चुका है वो